हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष भैया और मैं इस चैनल के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस तीनों ही सब्जेक्ट, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको मैं आपको एनिमेशन के साथ में पढ़ाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है दो देशों की कहानी से, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम की कहानी को समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अब जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ उसके मैं आपको यहाँ पर नोट्स भी बना के दे देता हूँ, है ना, ताकि आप लिख लेना इसको, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, एग्जाम का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो क्या बोला, बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है बच्चों और इसकी जो सीमाएं हैं वो हमारे फ्रांस से, ठीक है, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से घिरी हुई रहती है बच्चों, ठीक है। और ये जो बेल्जियम है ना, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग हमारे भारत देश का जो हरियाणा है ना उसके क्षेत्रफल के बराबर ही है, मतलब इतना छोटा ही है ये, ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, मतलब 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस मैप को देखो, ठीक है। इस मैप का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश क्षेत्र, है ना। इस फ्लेमिश क्षेत्र की 59% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो बच्चों डच भाषा बोला करती थी। कौन सी भाषा बोला करती थी? डच भाषा बोला करती थी। और फिर आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वॉलिनिया क्षेत्र। इसके अंदर 40% आबादी जो है वो फ्रेंच भाषा बोला करती थी, है ना। और आप देखो यहाँ बीचों बीच में ये जो जगह दिख आपको जरा सी है, इसको बोलते हैं ब्रुसेल। ये बेल्जियम की राजधानी थी बच्चों, है ना। और इस राजधानी में मैं अब बात कर रहा हूं सिर्फ राजधानी की, इस राजधानी में रहने वाले 80% लोग, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते थे, ठीक है। अब बचा 1%, इस टोटल में से 1% बचा, वो इस जगह रहते थे और वो जर्मन भाषा बोलते थे बच्चों, ठीक है। तो पता है मैंने आपको जो बताया इससे हम ये समझ सकते हैं कि भैया पूरे इस बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा थे। पूरे बेल्जियम में तो डच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा थे, लेकिन जो इस बेल्जियम की राजधानी है जो कि ब्रुसेल, उसके अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे। हो गई ना बात उल्टा पलटी, एक दूसरे के उल्टा पुल्टा काम हो गया ना ये तो। क्या यार, पूरे बेल्जियम में तो डच बोलने वाले ज्यादा, नहीं जो इसकी राजधानी है वहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा और जो है डच बोलने वाले लोग कम हो गए बच्चों, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि भैया जो डच बोलने वाले लोग हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उन दोनों के बीच में हो गई तनातनी, टेंशन, लड़ाई झगड़े हो गए भाई साहब, ठीक है। अब हम टेंशन के कारण को समझते हैं कि किन कारणों से इन दोनों के बीच में टेंशन हुई है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला कारण यह था कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो डच बोलने वाले लोग से ज्यादा अमीर थे। अमीर होने की वजह से ये लोग जो है इन डच बोलने वाले लोगों को नीचा दिखाया करते थे, है ना, इनको दबा के रखते थे, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं इनको आर्थिक विकास हो गया, चाहे इनको एजुकेशन की सुविधा हो गई, वो सारी सुविधाएं जो इनको पहले मिल जाती थी और इनको ज्यादा मिलती थी, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलती थी, ठीक है। इन सब बातों की वजह से जो है डच बोलने वाले लोग जो है वो नाराज होने लग गए और भाई साहब 1950 से लेकर 1960 के बीच में इन दोनों समूहों के बीच में तनातनी चलने लग गई, तनाव उत्पन्न हो गया बच्चों, ठीक है। ये सारे तनाव को देखते हुए बेल्जियम की सरकार ने एक समझदारी दिखाई बच्चों, ठीक है। बेल्जियम की सरकार ने क्या किया कि भैया 1970 से लेके 1993 तक, है ना, उन्होंने अपने संविधान में 4 बार परिवर्तन कर दिए। 4 बार परिवर्तन इसलिए किए ताकि भैया वहां के जो समुदाय हैं, वहां के जो कम्युनिटी है, जो लड़ाई हो रही है उनके बीच में, वो लड़ाई कैसे भी करके रुक जाए और भाई साहब लोग बागों जो है प्रेम पूर्वक, प्यार पूर्वक रह ले, इसलिए। तो बेल्जियम सरकार ने संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए, चलो उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन तो यह था कि भैया जो केंद्र सरकार थी वहां पर फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई, ठीक है। इससे लड़ाई झगड़े जो है वो कम होने लग गए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जब भी वहां पर कोई कानून बनाना होता था तो वो इन दोनों की सहमति से ही बनता था, ये मिलजुल के बनाते थे, ऐसा नहीं कि एक तरफा होकर आपने कानून बना दिया। तो इससे भी लड़ाई झगड़े, इससे भी तनाव जो है वो कम होने लग गए थे, है ना। और
तीसरी जो सबसे बड़ी फायदा ये मिला भैया कि जो केंद्र सरकार थी, ये जो केंद्र सरकार थी, इसने अपनी पावर जो है राज्य सरकार और वहां की जो क्षेत्रीय सरकार थी उनको भी दे दी कि भैया अब तुम्हारे फैसले अपने हिसाब से ले सकते हो, हम तुम्हारे फैसलों के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुमको परेशान नहीं करेंगे। तो ये तो और बढ़िया काम हो गया वहां के लोगों के लिए, मजा ही मजा हो गया, है ना। और एक और सबसे बड़ी फायदा ये हुआ कि वहां की बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल, है ना, उस ब्रुसेल के अंदर अपनी खुद की अलग ही सरकार बन गई, है ना। अच्छा, उनकी सरकार के अंदर भी जो है फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले, इन दोनों के प्रतिनिधि जो थे वो तो समान ही थे, ठीक है। तो इतना जोरदार काम हो गया जिसकी वजह से सारे लड़ाई झगड़े जो तनाव थे वो कम होने लग गए बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इतने बढ़िया डिसीजन देख के, बेल्जियम की समझदारी देखते हुए, पता है क्या हुआ कि जो बेल्जियम की राजधानी थी ना ब्रुसेल, उस ब्रुसेल को भाई साहब हेडक्वार्टर, मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर चुन लिया गया। कितनी जोरदार बात है। अब हम एक और देश की कहानी को समझते हैं जो कि है श्रीलंका की कहानी। ये जो श्रीलंका है ये तमिलनाडु के तट पर, दक्षिणी तट पर स्थित एक द्वीप है, एक आइलैंड है बच्चों, है ना। और इसकी आबादी जो है 2 करोड़ है, जो कि लगभग हरियाणा के बराबर ही है ना। और इसकी राजधानी जो है वो कोलंबो है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग श्रीलंका की जातीय संरचना को समझते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखो यार, 74% जो लोग हैं वो है वहां पर सिंहली भाषी, ठीक है। सिंहली भाषी जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और वहां पर जो है 18% लोग जो है वो तमिल भाषी हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, है ना। और जो 7% लोग हैं वो सिंहली और तमिल भाषी, मतलब दोनों ही भाषा बोलते हैं, और वो क्रिश्चियन है बच्चों, ठीक है। अब देखो, जो वहां पर तमिल भाषी लोग हैं वो उनकी भी 2 टाइप की कैटेगरी है। कौन कौन सी? एक तो वो जो वहीं के खुद के थे, मतलब जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, वहीं के मूल निवासी है ना। और एक वो जो भारत से श्रीलंका गए थे व्यापार करने के लिए, भैया चाय का व्यापार करने के लिए या चाय के बागानों में काम करने के लिए गए थे। तो यहां पर भी 2 कैटेगरी आती है। तो देखो, श्रीलंका के अंदर जो है 74% जो आबादी थी वो सिंहली भाषा की थी, है ना। और बाकी की आबादी जो है वो कम थी। तो इससे हुआ क्या कि वहां की जो सरकार थी वो इसी भाषा के लोग, मतलब इन्हीं 74% के हिसाब से काम कर रही थी। इसकी वजह से हुआ क्या कि श्रीलंका के अंदर फैल गया भाई साहब बहुसंख्यकवाद। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई, चलो अपन उसको समझते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1956 में एक कानून बना, वहां की सरकार ने कानून बनाया और जो सिंहली भाषा थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब एकमात्र सिंहली भाषा को ही राजभाषा घोषित किया गया और बाकी की भाषाओं को जो है इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। दूसरी वहां पर क्या बात हुई कि वहां पर जो सिंहली लोग थे उनको भाई साहब जॉब पहले मिल जाती थी, उनको कॉलेज में एडमिशन पहले मिल जाता था, और बाकी की जाति के जो लोग थे उनको इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा था, है ना। और जो तीसरी बात ये थी बच्चों वहां पर कि वहां पर एक जो संविधान बनाया गया है ना, ऐसा संविधान बनाया गया कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा और दूसरे धर्म के लोगों को जो है वो इग्नोर करने लग गए थे वहां पर। इन सब चीजों को देखते हुए भाई साहब लोगों के बीच में नाराजगी आने लग गई, लोग नाराज होने लग गए। तमिल भाषी वाले जो लोग थे उन्होंने भयंकर तरीके से अपना गुस्सा प्रदर्शन किया वहां पर। श्रीलंका की सरकार से नाराज होकर वहां के जो तमिल लोग थे उन्होंने भैया खुद की ही एक राजनीतिक पार्टी बना ली, है ना। और फिर सरकार के सामने कुछ मांगे रखी, है ना। अब कौन कौन सी मांगे थी, देखो, सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि भैया हमारी जो भाषा है, हमारी जो तमिल भाषा है उसको भी आप राजभाषा घोषित करो, ठीक है। दूसरी मांग ये थी कि उनके क्षेत्र में अलग से सरकार बननी चाहिए, है ना। तीसरी भाषा ये थी कि तमिल लोगों को भी भैया जॉब में हो गया, चाहे कॉलेज में एडमिशन हो गया, इन सब चीजों में प्रायिकता मिलनी चाहिए, हमको भी फायदा मिलना चाहिए, है ना। और चौथी जो वहां की बात थी कि भैया जब सरकार ने तीनों बातें ऊपर वाली मानने से मना कर दी ना, तो श्रीलंका के लोग बोलने लग गए, यार एक काम करो, तुम हमारी कुछ नहीं मान रहे ना, हमारे को भैया एक अलग ही कंट्री घोषित कर दो, हमको अलग ही जगह दे दो, हम अपनी कंट्री बना लेंगे। लेकिन सरकार ने जो है उस चीज को भी मानने से इनकार कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इन सब चीजों से हुआ क्या, इन सारी चीजों की वजह से जो है श्रीलंका में हो गया युद्ध, ठीक है। भयंकर सिविल वॉर हो गया, उसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़े हुए और श्रीलंका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ गया बच्चों, ठीक है। तो ये श्रीलंका की जो है
हैप्पी एंडिंग नहीं थी, ये तो सैड एंडिंग हो गई। तो अभी हमने यहाँ पर दोनों देशों की कहानी देखी है ना। बेल्जियम की कहानी जो है हैप्पी एंडिंग वाली थी, लेकिन श्रीलंका की कहानी जो है वो बड़ी दुख भरी थी, दर्द भरी थी, है ना, लड़ाई झगड़े वाली थी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, इसका एकमात्र कारण है वो है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग बच्चों, ठीक है। बेल्जियम की सरकार ने समझदारी दिखाई और वहां पर सभी लोगों के बीच में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना, मतलब उन्होंने सत्ता को शेयर करा। इसकी वजह से जो है वहां पर खुशहाली छाई। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वहां पर जो है भाई साहब सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया वहां पर, और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, ठीक है। तो पावर शेयरिंग करना, सत्ता की साझेदारी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसको जरूरी क्यों होता है सत्ता की साझेदारी में? क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों जरूरी है आखिर, है ना। तो इसके दो कारण हैं, है ना। एक कारण है युक्तिपरक कारण और एक कारण है हमारे पास नैतिक कारण, ठीक है। अब जो युक्तिपरक कारण है, इसका मतलब ये है कि भैया आप सोचो पहले, समझदारी के साथ में काम में लो कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो जाए, है ना, ये सारी चीजें नहीं हो जाए जो हमने पीछे देखी। ये युक्तिपरक कारण है, मतलब सब लोग मेल मिलाप करके रहे, इसलिए ऐसा करना जरूरी होता है, ठीक है। सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कारण ये है भैया कि सत्ता की साझेदारी जो है एक लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब यार सोचो, आप दूसरे लोगों को पावर दे ही नहीं रहे हो, आप अपनी अपनी चला रहे हो, तो फिर लोकतंत्र बचा कहां देश के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों कारण होते हैं, इसके लिए ही जो है सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है बच्चों। अब हम समझते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप बच्चों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण, है ना। चलो मैं अब आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे देखो आप यहाँ पर, ये है विधानसभा, है ना, फिर कार्यपालिका और ये है न्यायपालिका। अब ये तीनों ही जो है, इन तीनों की पावर जो है वो एक जैसी होती है, एक ही लेवल की होती है। इनमें ना तो कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है बच्चों, ठीक है। बस ये तीनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनमें से कोई भी एक जना जो है अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर रहा हो, मतलब जरूरत से ज्यादा पावर यूज नहीं कर रहा हो बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है चेक एंड बैलेंस, मतलब कि इस व्यवस्था को जांच एवं संतुलन की प्रणाली भी कहा जाती है। दूसरे नंबर पर आता है सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, देखना ध्यान से, है ना। हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ में। मतलब कि यहां पर पावर जो है वो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली शेयर हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण बच्चों, ठीक है। अच्छा, और इसी को हम लोग जो है संघवाद की सरकार भी कहते हैं, फेडरलिज्म भी कहते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी है। हम समझते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी को, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अलग अलग धार्मिक हो गया या भाषाई समूहों के बीच में पावर को शेयर करना इसी के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। इसका हम सबसे बढ़िया एग्जांपल देखें तो बेल्जियम के अंदर जो हमने पढ़ा सामुदायिक सरकार, है ना, और हमारे इंडिया के अंदर का एग्जाम्पल देखें तो हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट चलता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, है ना। उसमें आपको पता है कि जो एसटी है, जो एससी है और जो ओबीसी है, इन तीनों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जनरल को रिजर्वेशन नहीं मिलता है बच्चों। तो इन तीनों के बीच में भी जो है सत्ता की साझेदारी हुई है, ठीक है। हम समझते हैं हमारे आखिरी टॉपिक को, जो कि है विभिन्न राजनीतिक दलों और दबावों के समूह के बीच में सत्ता की साझेदारी को, ठीक है। तो देखो यार, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारे भारत देश के अंदर भी आप देखोगे एक तो होती है रूलिंग पार्टी, है ना, उसके अलावा बाकी की जितनी भी पार्टियां दिख रही है, जो भी छोटे मोटे ग्रुप्स दिख रहे हैं, सारे के सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है। और उन ग्रुपों का काम ये होता है कि अगर मान लो सरकार ने कोई सा एक नियम कानून बना दिया है, कोई सी पॉलिसी बनाई, अब वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो ये पार्टियां क्या करती है, सरकार के ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव बनाती है, भैया इस नियम को हटाओ, इस नियम में संशोधन करो, है ना। ये सब काम इन ग्रुपों के होते हैं बच्चों, मतलब इनके पास में इतनी पावर होती है, ऐसा है ना। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे कौन कौन से चलता है, तो ट्रेड यूनियन हो गया, छात्र संघ होते ना, कॉलेज में होते ना छात्र संघ नेता वगैरह, है ना, बिजनेस यूनियन हो गया, ये सब मिलकर यही काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना बच्चों।